हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी विद जितिका। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से, जो कि है बुक समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर की ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 1 की वीडियो चैनल पे पहले से अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था, दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ा था कि दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, दक्षिण एशिया के देशों के नाम कौन कौन से थे, उनकी समस्याएं क्या क्या थी, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने साथ में पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ा था कि पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, पाकिस्तान में कौन कौन से संकट है आज़ादी के बाद इत्यादि। तो पाकिस्तान में हमने जैसे देखा कि पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रहा है। मतलब कभी जैसे सैन्य शासन रहा है पाकिस्तान में, कभी लोकतंत्र रहा है, लोकतंत्र का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद सैनिक शासन दोबारा कायम हो जाता है। तो ये सारी उथल पुथल की कंडीशन पाकिस्तान में रही है। लेकिन इसका रीज़न क्या था? पाकिस्तान में जो लोकतंत्र कभी भी स्थायी नहीं रहा है, उसका कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण था वहाँ के धर्मगुरु। जैसे कि वहाँ पे जितने भी मौलवी थे, मौलाना थे, पाकिस्तान में जितने भी धर्मगुरु, मौलवी, मौलाना, ये बड़े बड़े धर्मगुरु थे। और भूस्वामी, इन दो समूह का, इन दो लोगों का, या हम कह लें इन दो वर्गों के लोगों का वहाँ पे दबदबा रहा है। इट मीन्स वो कभी भी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में नहीं रहे हैं। उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि इस्लामिक लॉ के आधार पर, या तो इस्लामिक लॉ, शरिया कानून, या फिर सैनिक शासन के फेवर में वो हमेशा से रहे हैं। और इनका दबदबा रहा है, इसलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया है। दूसरा कारण था पाकिस्तान में बार बार सैनिक शासन लागू हो जाना। ये सबसे बड़ा रीज़न था पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं होने का। और तीसरा सबसे मेन रीज़न था अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ हैं, या किसी भी मुद्दे पर अगर पाकिस्तान ने अपनी बात उठाई है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको समर्थन नहीं मिला है। तो ये पाकिस्तान के साथ ये समस्याएं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाया है। और आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया के ही दूसरे देश। जैसा कि हमने जाना था, दक्षिण एशिया में साउथ एशिया बेसिकली 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है। या हम कह लें साउथ एशिया इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़। और इन 8 कंट्रीज़ में से हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ ही लिया था। और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड कंट्री बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं बांग्लादेश का संकट क्या था और इससे भारत के ऊपर सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ा, भारत की इसमें क्या भूमिका रही है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। आज़ादी के बाद पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 1947 में भारत के साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। और आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान और एक हिस्सा बना पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई, अगर आप इंडिया के मैप को इस तरीके से देखते हैं, तो इस तरफ पड़ता है पूर्वी हिस्सा और इस तरफ पड़ता है पश्चिमी हिस्सा। पाकिस्तान का जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया। एक हुआ पूर्वी पाकिस्तान और एक हुआ पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब पूर्वी पाकिस्तान को भारत के उस तरफ दे दिया गया, क्योंकि 1947 से पहले इंडिया पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी।
1947 से पहले देयर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 से पहले ये सिर्फ ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 1947 से पहले सिर्फ ब्रिटिश इंडिया अस्तित्व में था, इसका एग्जिस्टेंस था। आई एम रिपीटिंग अगेन, देयर वॉज नो इंडिया नो पाकिस्तान बिफोर 1947। ठीक है, तो आज़ादी हुई, पूर्वी पाकिस्तान बना और पश्चिमी पाकिस्तान बना। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे उनका वहाँ पे दबदबा था। अब मुसलमानों की संख्या इधर भी थी और इधर भी थी, लेकिन एज़ कंपेयर टू पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या कम थी, जिस वजह से पश्चिमी पाकिस्तान का यहाँ पे शुरू से ही दबदबा रहा है। अब दबदबा इनका किस चीज़ का रहा है, ये कभी सांस्कृतिक दबाव डालते हैं, कभी आर्थिक दबाव डालते हैं, कभी इनका लोकतांत्रिक दबाव शुरू से रहा है। ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोपना, पश्चिमी पाकिस्तान में ज़्यादातर उर्दू भाषा बोलने वाले लोग थे, तो इनके नेताओं को ये दबाव रहा है कि यहाँ पे भी पूर्वी पाकिस्तान में भी उर्दू भाषा बोली जाए। सांस्कृतिक स्तर पर भी इन्होंने भेदभाव किया। जो सुविधाएं पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को मिलती थी वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिलती थी। चाहे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हो, अब चाहे हिस्सा पूर्वी हो या फिर हिस्सा पश्चिमी हो, थे तो दोनों पाकिस्तान का अंग, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में ये रूल हो गया था कि चाहे कोई पॉलिसी हो, कोई रूल हो, कोई गवर्नमेंट के कुछ भी पॉलिसीज़ हो, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को वो नहीं दी जाती थी। इनके साथ सांस्कृतिक स्तर पे भी भेदभाव होता था। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहाँ पे संघर्ष हुआ। पूर्वी पाकिस्तान में से जब पश्चिमी पाकिस्तान का वहाँ पर अत्याचार बढ़ गया, जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ गया था, तो यहीं के एक नेता थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। इनके नेतृत्व में संघर्ष हुआ। 1970 का चुनाव हुआ, आवामी लीग आई और पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध हुआ बड़े लेवल पे। 1970 में जब चुनाव हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बड़े स्तर पे इसका विरोध किया और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को सभी सीटों पे विजय मिली। यानी कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनकी पार्टी थी आवामी लीग। कौन सी? आवामी लीग। और इसी पार्टी को 1970 के चुनावों में सारी सीटों पर जीत मिली, लेकिन ये जीत पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान वाले ये चाहते थे कि जिस पार्टी की सरकार हमारे पश्चिमी पाकिस्तान में है उसी पार्टी की सरकार पूर्वी पाकिस्तान में होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने 1970 के इलेक्शन को रद्द कर दिया, मानने से इनकार कर दिया कि हम इस रिज़ल्ट को नहीं मानते, चाहे शेख मुजीबुर रहमान हो या कोई भी हो। उन्होंने आंदोलन किया इसके विरोध में, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने फिर आंदोलन किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में क्योंकि मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी तो वहाँ के नेताओं ने सेना का प्रयोग किया और आंदोलन को दबा दिया गया। इसके वजह से कई हज़ारों पाकिस्तानी मारे गए। इतना क्लियर है? अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश का जो उदय हुआ था वो किस कंडीशन में हुआ था। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान में क्या कंडीशन रही है, पूर्वी और पश्चिमी, लेकिन अब हम देखेंगे इसमें बांग्लादेश का उदय कैसे होता है। तो जब पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, ठीक है, उनके अत्याचार शुरू हो गए, सेना का प्रयोग करके विरोध को दबा दिया गया। इस वजह से बहुत अत्याचार हुआ, हज़ारों पाकिस्तानी मारे गए और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन करके भारत में आ गए। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग का समर्थन किया, क्योंकि भारत ने ये देखा कि इनकी मांग जायज़ है। और जायज़ क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर अननेसेसरी अत्याचार हो रहे हैं, इनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की इस आज़ादी की मांग का समर्थन किया और भारत ने पाकिस्तान को मदद भी प्रोवाइड की।
सैन्य मदद और आर्थिक मदद, ये दोनों मदद भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को प्रोवाइड करवाए। उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जिस टाइम ये सारी कंडीशन हो रही थी, ये सारी घटनाएं हो रही थी 1970s में, तो उस टाइम भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, तो भारत ने जब पाकिस्तान को ये मदद प्रोवाइड कराई, दोनों देशों में युद्ध हुआ और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की विजय हुई और इसका रिजल्ट ये रहा, यहाँ पे ध्यान देने कि युद्ध पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच में हो रहा था। तो युद्ध हुआ और उस युद्ध का रिजल्ट क्या निकला? भारत की विजय और पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण। पूर्वी पाकिस्तान अब पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त हो चुका था, कंप्लीटली फ्री था, और अब पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया गया और नाम दिया गया बांग्लादेश। इस युद्ध में इस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में, इस युद्ध में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो इंदिरा गांधी की थी। ठीक है, और इसी के बाद से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी का टैग मिला, क्योंकि एक महिला होते हुए अपने दम पे इन्होंने, ये भारत की इकलौती ऐसी महिला रही है जिन्होंने अपने दम पे एक देश का निर्माण किया है। ठीक है, तो पाकिस्तान में आंदोलन हुए, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सारी चीज़ें हो गई और रिज़ल्ट ये रहा कि बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश की कंडीशन क्या रही है? आज़ादी के बाद बांग्लादेश की क्या स्थिति रही है? जब बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद हो गया तो उसके बाद की वहाँ की कंडीशन क्या रही है? तो बांग्लादेश ने आज़ादी के बाद अपना खुद का संविधान बनाया, यानी कि बांग्लादेश ने डेमोक्रेटिक कह ले या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कह ले, बांग्लादेश ने आज़ाद होने के बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दी और बांग्लादेश ने घोषणा की कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष सरकार रहेगी, लोकतांत्रिक रहेगी और समाजवादी रहेगी। इट मीन्स सेक्युलर, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट होगी वो सेक्युलर होगी, वो डेमोक्रेटिक होगी और वो सोशलिस्ट होगी। और इस घोषणा के साथ बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन निर्माण के बाद भी ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का जब निर्माण हो गया तो वहाँ की सारी समस्या खत्म हो गई। समस्या अभी भी वहाँ पे थी। समस्या ये थी कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में परिवर्तन किया। जो संविधान बना था कि लोकतांत्रिक, समाजवादी, ठीक है, जो संविधान बना था आज़ादी के बाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, शेख मुजीबुर रहमान ने इसमें परिवर्तन किया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना ली। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो संसदीय प्रणाली में मिनिस्टर्स का एक ग्रुप मिलकर शासन करता है। संसदीय प्रणाली में जो मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है वो मिलकर शासन करता है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में शासन रहता है केवल 1 पर्सन का, या केवल इसी का दबदबा रहता है। तो इसे इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट ये हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद तो बांग्लादेश को अच्छा खासा धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी संविधान मिला था, लेकिन इसके बावजूद उसमें छेड़छाड़ करने के कारण रिजल्ट ये हुआ, बांग्लादेश में तनाव बढ़ा और शेख मुजीबुर रहमान सेना के हाथों मारे गए। इनकी मृत्यु के बाद शासन किसके हाथ में आता है? जियाउर रहमान के हाथ में। जब मुजीबुर रहमान की मृत्यु हो जाती है तो शासन आता है जियाउर रहमान के हाथ में। इन्होंने व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की। उन्होंने ये देखा जो बांग्लादेश में जो पहले की कंडीशन थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप पे लाने की कोशिश की गई थी, इन्होंने इस व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने इनका भी विरोध किया और रिजल्ट ये रहा कि 1990 तक सैनिक शासन खत्म हुआ। यानी कि देखा जाए जब 1970 में
1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसके कुछ सालों तक तो धर्मनिरपेक्ष सरकार रही है, लेकिन उसके बाद आंदोलन हुए, मुजीबुर रहमान, जियाउर रहमान, इनके कारण बांग्लादेश में 1990 तक 1990 तक सैनिक शासन रहा। फाइनली 1990 में यहाँ पे सैनिक शासन खत्म हुआ और फाइनली 1990 के बाद से 1990 के बाद से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है और आज भी बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आज बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ये तो थी बांग्लादेश की स्टोरी कि किस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, निर्माण के बाद वहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं आई, शासन किस किस के हाथों में गया, निर्माण के बाद शासन किस किस के हाथों में गया, वहाँ की गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा रहा, वहाँ पे जो नई सरकार बनी थी उसका फॉर्म कैसा रहा, उसका स्वरूप कैसा रहा, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया के तीसरे देश की, जो कि है नेपाल। नेपाल की अगर हम बात करें तो ये इतिहास में अपने पूर्व समय में एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और लंबे समय तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेपाल में लंबे समय तक संवैधानिक राजतंत्र कायम रहा है। इस कंडीशन में या इस शासन व्यवस्था में होता ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन साथ के साथ किंग और क्वीन का भी शासन रहता ही है वहाँ पे। ठीक है, इस दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और जनता लोकतंत्र की मांग करते हुए आंदोलन करने लगे। जब उन्होंने देखा कि विश्व के बहुत से हिस्सों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हो रही है, लोकतांत्रिक सरकार बन रही है, तो उन्होंने अपने देश में भी लोकतंत्र की मांग करते हुए आंदोलन किया कि हमारे देश में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वहाँ का राजा शक्तिशाली था, उसने सेना की हेल्प ली और आंदोलन को दबा दिया। नेपाल के राजा ने, जब जनता ने उससे मांग की कि हमारे देश में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो राजा ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, सेना का प्रयोग करते हुए उस आंदोलन को दबा दिया। लेकिन क्योंकि जनता सशक्त थी, उसने हार नहीं मानी और फाइनली 1990 तक 1990 में यहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान की बात मान ली गई। देखा जाए तो बांग्लादेश और नेपाल में कंडीशन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नेपाल की कंडीशन कंपेयर करते हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की जो यात्रा रही है, यहाँ पे जो लोकतंत्र स्थापित करने की जो यात्रा रही है, वो बहुत ही सरल रही है। ठीक है, ज़्यादा संघर्ष नहीं हुए, ज़्यादा लड़ाई नहीं, और फाइनली 1990 में लोकतांत्रिक संविधान यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में ना संघर्ष त्रिकोणीय रहा है, यानी कि यहाँ पे लड़ाई जो है वो 3 गुटों के बीच में रही है। एक है माओवादी, एक है राजा की सेना और एक है लोकतांत्रिक आंदोलन। जैसे पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान में तो केवल 2 गुटों में आंदोलन था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। लेकिन नेपाल के साथ कंडीशन ये द्विपक्षीय नहीं थी, त्रिकोणीय संघर्ष था। वहाँ पे एक जनता का समूह था जो अपने लिए लोकतंत्र की मांग कर रही थी, वहाँ पे जनता का एक समूह था जो अपने लिए लोकतंत्र की मांग कर रहा था। वहाँ पर एक राजा का समूह था जो कह रहा था कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, और एक माओवादी यानी कि आतंकवादियों का संगठन था। तो इन तीनों के बीच में मतभेद रहा है, जिसके वजह से नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिली है। लेकिन 2002 में राजा ने संसद भंग कर दी, जिसका विरोध हुआ और पुनः आंदोलन हुए। यानी कि 2002 में नेपाल में ऐसी कंडीशन हो गई कि राजा ने कहा कि अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही है ना, अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही है, अब वो भी नहीं होगी। जनता तो आंदोलन कर ही रही थी, लेकिन नेपाल के राजा ने कहा कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं होगी, अब इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। और इस वजह से दोबारा आंदोलन हुए,
कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और फाइनली राजा को झुकना पड़ा, हार माननी पड़ी और 2002 में यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। फाइनली 2006 में यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होती है और 2006 के बाद से नेपाल में डेमोक्रेसी कायम है। ठीक है, तो ये तो थी बांग्लादेश और नेपाल की स्टोरी कि कैसे इन देशों की इस्टेब्लिशमेंट हुई है, इन देशों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, बांग्लादेश और नेपाल को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी रही है। ठीक है, इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी रही है, यहाँ पे सरकार का स्वरूप कैसा रहा है, व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का स्वरूप कैसा रहा है, लोकतांत्रिक सरकार रही है या फिर तानाशाही, यहाँ की क्या यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार रही है या फिर यहाँ पे तानाशाही सरकार रही है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी है। तो ये तो थी पार्ट 2 की वीडियो। अब बात करेंगे पार्ट 3 में। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा पार्ट 3। इसमें हम बात करेंगे मालदीव के बारे में, श्रीलंका के बारे में, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान और भूटान। ठीक है, 3 देश हमने अभी तक कर लिए हैं। अब रहते हैं मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान। ठीक है, और ये चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।